our today's lecture बच्चे। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ठीक, जैसे कि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे हैं आजकल बेटे, ठीक, यही सारी आगे सब जगह काम आनी है। तो अगर हमें ये अच्छे से पता नहीं चलेंगी तो बेटा हमें दिक्कत आएगी फ्यूचर में। ठीक, तो आज जो लेक्चर अपन पढ़ने जा रहे हैं इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बेटा पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटे इसको डेल्टा EgH ऐसे डिनोट किया जाता है। बेटा पुराने समय में इसी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला करते थे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला करते थे। तो कभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछा जाए इट बेयर्स द सेम मीनिंग एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पुराने समय में इसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते थे। अफिनिटी का मतलब हुआ लव, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में लव फॉर इलेक्ट्रॉन। एनीथिंग व्हिच हैव लव फॉर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटिव। तो बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है कौन इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है, और वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन हम सेम लिखेंगे। डेफिनेशन हम लोग सेम लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to isolated gaseous atom in its ground state. तो डेफिनेशन क्या है? It is energy released when an electron is added to isolated gaseous atom in its ground state. मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है और ये बेटे उसके अंदर की शेल्स हैं। अब आप चाह रहे हो कि इस एटम के अंदर आप चाहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना है। Now you want to add one more electron to this particular gaseous atom. तो वो इलेक्ट्रॉन जब आपने बाहर से डाला तो बेटा इस न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ क्या आई? अट्रैक्शन। समझ में आई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास यहाँ आई है, अट्रैक्शन बनने से हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज। सो हम बोल सकते हैं इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि आज एनर्जी के चेंजेस हम एंथैल्पी की टर्म्स में पढ़ते हैं। आज हम एनर्जी शब्द में यूज करके उसकी जगह एंथैल्पी यूज करते हैं। और क्यों करते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ऐसा क्या हो गया कि हमें एनर्जी की जगह एंथैल्पी यूज करना पड़ा। ये हम थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आएगा वहां समझाएंगे। फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई जब एक इलेक्ट्रॉन को आपने किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में डाला, तो वो एनर्जी जो रिलीज हुई उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। पुराने समय में इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला जाता था, आज इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इसमें रिलेशनशिप क्या था, क्यों इसको चेंज किया गया? पहले हम ये समझते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी आज क्यों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों बोला गया? इसमें इस शब्द में ऐसी क्या खराबी थी कि आज हम इसको चेंज करना? देखो बेटा ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जहां तक बात करें सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज टेकन माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस 5/2 RT। ये एक रिलेशनशिप है इसके बीच में। ठीक, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज माइनस 5/2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। अब ये जो 5/2 RT है, इसकी वैल्यू इन दोनों वैल्यू के मुकाबले बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ करती है बेटा, दैट इज माइनस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फर्क सिर्फ इतना है, साइन का चेंज है, इसका मैग्नीट्यूड लगभग सेम है, मैग्नीट्यूड लगभग सेम है। जैसे अगर मैं बोलूं किसी चीज की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो 520 किलो जूल है, और मैं तुमसे पूछ लूं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी, तो आप बोलोगे -520 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, देखो मैग्नीट्यूड लगभग क्या रहा, सेम, अप्रोक्सीमेट सेम ही है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा है, लेकिन साइन का फर्क रहा। तो बेसिक बात क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसमें साइन का बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि ये रिलेशनशिप है, हालांकि इसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन ये फर्क बहुत छोटा है। एनर्जी, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेम है, लेकिन अलग अलग क्यों इसको बोला जाता था वो भी समझाता हूं, और क्यों हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इसमें चेंज किया। देखो मेरे बच्चों, 200 साल पहले हम जो केमिस्ट्री वाले होते थे वो चोर होते थे, ठीक, हमारे पास अपनी साइन कन्वेंशंस नहीं हुआ करती थी। ठीक है जी, जैसे आज हमारे को पता है कि जब भी हम एनर्जी को रिलीज करते हैं हम माइनस साइन लिखते हैं उसके आगे, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसके आगे प्लस साइन लिखते हैं, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशंस। क्योंकि जगह जगह हमें ऐसे लिखना पड़ता है एनर्जी इज रिलीज्ड या एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इससे देश की बहुत सारी इंक खराब होती है बेटा, है ना, इतना बड़ा लिखने में। तो इसलिए हम अगर माइनस साइन लगा देंगे तो हम समझ जाएंगे इसमें एनर्जी रिलीज्ड है, और अगर प्लस साइन लगा देंगे इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ये हमें पता चल जाएगा आज की टर्म्स में। पर पुराने समय में हमारे पास ऐसी कोई साइन कन्वेंशन नहीं हुआ करती थी, तो हम फिजिक्स की साइन कन्वेंशन चोरी किया करते थे। फिजिक्स कहा करती थी कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो अपन प्लस साइन लगाए, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो अपन माइनस साइन लगाए, ये फिजिक्स कहा करती थी, आज भी कहती है, ठीक, लेकिन हम समझ गए हैं कि वो गलत कहती है, इसलिए हमने चेंज कर दिया है। ठीक, तो उस समय क्योंकि हम फिजिक्स की साइन कन्वेंशन लेते थे तो एनर्जी रिलीज को पॉजिटिव बोला जाता था, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उस समय कैसी होती थी, पॉजिटिव। माइनस तो सिर्फ अभी ये जो माइनस लगा है ना, ये तो सिर्फ इसके ऑपोजिट लगा है। आज में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 जो होती है वो हमेशा आज की डेट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 is always negative, is always negative, always negative का मतलब है एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है जी, और पुराने समय में हम बोलते थे कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 इज पॉजिटिव, यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एटम के पास लव होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और फिर एनर्जी वो भी रिलीज। पर क्योंकि उस समय हम फिजिक्स की कन्वेंशन लगाते थे तो पॉजिटिव लगाते थे। ठीक, आज जब हमें अपनी कन्वेंशन मिल गई तो हमने उस टर्म को ही छोड़ दिया। ठीक, तो आज हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म को यूज करते हैं, जबकि पुराने समय में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूज किया करते थे। बेटा पुराने समय में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज टेकन एज नेगेटिव। आज हम एनर्जी रिलीज को नेगेटिव बोलते हैं, और बहुत समय पहले हम एनर्जी रिलीज को पॉजिटिव बोला करते थे जब हमारी अपनी साइन कन्वेंशन नहीं। ठीक, मोरओवर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ये एब्सोल्यूट स्केल पे निकाली जाती है। एब्सोल्यूट स्केल यानी यहाँ टेम्परेचर 0 केल्विन से शुरू करना होता है, जो कि मेरे बच्चे पॉसिबल नहीं, हम 0 केल्विन अटेन नहीं कर सकते। तो ये एब्सोल्यूट स्केल पे निकाली जाती है, यानी
ये एक्चुअली प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं थी, ये लगभग हाइपोथेसिस थी, क्योंकि हम कभी भी एब्सोल्यूट जीरो केल्विन से शुरू नहीं कर सकते थे। हाँ, वो आज हम कर सकते हैं, बात अलग है, बट जीरो केल्विन कभी अटेन नहीं हो पाता। अगर अटेन हो जाए तो मेंटेन नहीं हो सकता, वैसे तो अटेन ही नहीं होता। क्लियर हो गई बात? क्लियर? तो दूसरी बात ये, इसके लिए हमें एब्सोल्यूट स्केल की जरूरत नहीं थी, ये हम रूम टेम्परेचर पे भी देख सकते थे। तो हमें ये फायदा हो गया कि आज हम रूम टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हैं, हमने कौन सा फ्रिज में बैठ के स्टडी करनी है। इस वजह से ये एक बेटर ऑप्शन हमारे पास थी। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म यूज कर लिया। लेकिन आज एक बात समझ ले, कभी भी जिंदगी में लिखें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो उसको बोलेंगे मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर? तो इस बात को हम ध्यान में रखें। ठीक। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हुआ करती थी ना, वो जीरो भी हो सकती है, कैन बी जीरो। ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ले ही ना, जैसे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम जीरो मान के चलते हैं, इट डज नॉट टेक इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैन बी जीरो फॉर नोबल गैसेस, फॉर नोबल गैसेस। लेकिन माइंड इट, आज हम ये मान के चलते कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए बोलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो हम जबरदस्ती दे देंगे, एनर्जी दे के। अदरवाइज एनर्जी रिलीज होनी थी, हम जबरदस्ती एनर्जी दे के कर लेंगे। समझ में आई? तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी या तो वो एनर्जी दे सकता है या कोई एनर्जी ले सकता है। इलेक्ट्रॉन ले देने के लिए या तो कहीं से एनर्जी निकलेगी या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हम इलेक्ट्रॉन दे जरूर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो होती उन चीजों की जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। समझ में आई? तो आज के टर्म में हम बेटर यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ रिलेशनशिप इतना सा समझ लें, इनकी वैल्यूज लगभग सेम होती है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव हुई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एब्सोल्यूट स्केल पे निकाली जाती थी, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए हम रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी भी जीरो नहीं होती। हम या तो एनर्जी देंगे या एनर्जी लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रॉन डालें और एनर्जी का चेंज ना हो, ऐसा नहीं होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम जीरो उनके लिए मान लेते थे जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते थे, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम जीरो लिया करते थे। अब के बाद मैं जहां कहीं पे भी बोलूंगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, तो आप अपने आप समझ लेना कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है। या मैं जहां पे बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, मान लेना कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। ठीक, वैसे मैं बोलता जाऊंगा तो तुम्हें समझ में भी आएगा। ठीक, फिलहाल के लिए मैं दोनों में फर्क बताया। ठीक, अब सबसे पहली बात हम इसमें डील करेंगे, सबसे पहली बात हम ये डील करेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज नेगेटिव and electron gain enthalpy 2 is positive। ये पहला क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज नेगेटिव, यानी एनर्जी इज रिलीज्ड,
and electron gain enthalpy 2 is positive, यानी एनर्जी इज एब्सॉर्ब। बात आई वाई। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर कोई पुराने समय का टीचर डालता तो वो ऐसा बोल देता कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड इज नेगेटिव। वाई? क्योंकि मैंने बोला ना साइन ही उल्टा होगा, सिर्फ साइन ही उल्टा होगा। ठीक, यानी दोनों क्वेश्चन यही एक ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन लेते हो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात ये है कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन का। ठीक, ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, पहला इलेक्ट्रॉन लेकर के इसने O नेगेटिव बना दिया। ये थी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। यहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 होगी, और मैंने बोला वहां एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी। इलेक्ट्रॉन जो नया आया और जो न्यूक्लियस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी, इसमें एनर्जी हैज बीन रिलीज। अब अगला इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा, अगला इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा और ये बनाएगा O2 नेगेटिव, तो बेटे यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 जो होती है बेटे वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी बच्चे। अब बात आती है ऐसा क्यों है सर? देखो बेटे, सिंपल बात है कि यहां में एक चीज जो हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, Z by E that is nuclear charge per electron। Z by E क्या है? न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। ठीक, और Z क्या होता है यहां पर? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और Z by E रेशो को क्या बोलते हैं? बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक, तो बेटा Z ऑक्सीजन का 8 है और उसमें शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? 8 है, तो इसका Z by E 8/8 यानी कि 1 है। ठीक है, तो शुरुआत में जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो एनर्जी रिलीज हुई। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बना। अब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका Z तो रहा 8, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? 9, यानी Z by E लेस देन 1 हो गया, यानी Z by E डिक्रीज हो गया, यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन Z by E डिक्रीजेस। तो जब न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन। जब Z by E डिक्रीज करेगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगी? कम। इट फील्स लेस अट्रैक्शन, रिपल्शन हो जाएगी, अट्रैक्शन कम होगी। बट एक बात है कि नेगेटिव, ऑक्सीजन भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगी? रिपल्शन। तो दो चीजें हो गई। एक तो क्या हो गया कि इसका न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को फोर्स कम लगी। और दूसरी बात, नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या किए? रिपेल भी किए। उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो गया। तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, तो क्या आंसर दोगे? बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 is negative because when one electron is added the forces of attraction are formed, so energy is released. When energy is released, electron gain enthalpy 1 is negative. But after taking one electron, nuclear charge per electron decreases. So incoming electron
feels less force. Moreover, it will feel the repulsion of negative oxygen. So second electron cannot be added easily. So we have to give that energy to add this electron, making O2 negative. Hence, second electron gain enthalpy is always positive. समझ में आया बेटा? फटाफट लिखो yes or no. ओके, इसी क्वेश्चन को बेटे कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है. सेम क्वेश्चन कैन बी गिवन लाइक दिस. ऐसे बोला जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ F negative from F is exothermic, whereas formation of O2 negative is endothermic from O. Why? कहा ये जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जब हमारे को F फ्लोरीन नेगेटिव बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी एनर्जी रिलीज्ड है, रिलीज को बोलते हैं एक्सोथर्मिक. एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, इससे हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक होता है. तो फ्लोराइड का बनना F से सर आप म्यूट हो गए. O से O2 नेगेटिव बनना, O से O2 नेगेटिव बनना, ये एंडोथर्मिक है. यानी इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, वो एंडोथर्मिक है. अब यही क्वेश्चन है. अब इसमें क्या बोलोगे कि फ्लोरीन ने जब पहला इलेक्ट्रॉन लिया, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 थी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड. बट जब ऑक्सीजन से O2 नेगेटिव बनाया, तो पहले वो इसमें भी बना, और फिर उसका न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया, आने वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स कम लगी और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो गई, तो अगला इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो गया, तो एनर्जी देनी पड़ी. तो नेट में डेल्टा Eg ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव फ्रॉम O बिकम्स एंडोथर्मिक. बोलो बेटा, ये क्वेश्चन भी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो जल्दी. यस, ओके. अब अगली बात समझना, इसके ऊपर कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे देंगे, इसी पर्टिकुलर चीज. बेटे कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन ऐसे देंगे, देखना ध्यान से. लिखा जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इन विच of the following process, energy is released, in which of the following process energy is released. ठीक, A ऑप्शन दिया गया, M solid से we have to change M gaseous, ये A ऑप्शन है. B ऑप्शन दिया गया, M solid से या gaseous से we have to change M1 positive gaseous. ठीक. C ऑप्शन दिया गया, M1 negative gaseous से हमें चेंज करना है M2 negative gaseous. और डी ऑप्शन दिया गया कि M से M नेगेटिव गैसेस बना. अब मेरे को बोला है कहां पे एनर्जी रिलीज होगी. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कहां एनर्जी रिलीज होगी. ठीक, क्वेश्चन समझ लिए हो, और हमसे पूछा गया कहां एनर्जी रिलीज होगी. ऑटोमेटिकली अगर हम पहली बात लें तो बेटा दिस इज सॉलिड टू गैस, so this is called as sublimation. और sublimation में बेटा एनर्जी हमेशा क्या होती है, एब्जॉर्ब. तो यहाँ पे डेल्टा H यानी एनर्जी इज एब्जॉर्ब.
तो ये कट गया, यहाँ पे एनर्जी देखो बेटा, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करोगे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। ये जो प्रोसेस है इसमें आयोनाइजेशन हुई है, आयन बना है, कटायन बना है, इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक, उसको निकालने के लिए एनर्जी लगी होगी। सो दिस इज ऑल्सो आयनाइजेशन, और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी यूज हुई होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज हुई होगी, तो यहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब है, तो ये भी आंसर नहीं देगा। यहां पे ध्यान दें तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 है, ये जनरली नेगेटिव होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती जब पहला इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे एनर्जी रिलीज हुई, ये हमारा आंसर बन गया। तो बोलो बेटा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत जल्दी लिखा करो यस यस, ठीक। तो ये तो बेटा हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कैसे होती है, फर्स्ट कैसे होती है, सेकंड कैसे होती है। अब एक और चीज पढ़ते हैं बिफोर गोइंग फर्दर, अगली चीज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पिछले लेक्चर में बेटा आप लोग मेरे साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़े हो, और इस लेक्चर में आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरे पास पढ़ रहे हो। इसमें रिलेशनशिप पूछा है, ध्यान से समझना। अगर बेटे मेरे पास ए है और ए से ए नेगेटिव बनता है, ठीक, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ये हमारे पास क्या लगेगी यहाँ पे, डेल्टा EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो सारे बच्चे जानते हैं इसका वैल्यू माइनस में होगा, से ये -x है, से इसकी वैल्यू -x है। अब बेटे मैंने क्या किया, इस A नेगेटिव से A बनाया, तो A नेगेटिव से A बनाया मतलब आयनाइजेशन करनी, क्या आयनाइजेशन करनी, तो यहां पे लगेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा देखो, हम ये एक लॉ नेचर का जानते हैं जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो जितनी एनर्जी रिलीज हो करके ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था, उतनी एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब इसकी वैल्यू +x हो जाएगी, यानी अगर एक प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है ना जी, तो फॉरवर्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बैकवर्ड के लिए जो आयनाइजेशन है, उनकी वैल्यू सेम है, लेकिन साइन का फर्क है, लेकिन साइन का फर्क है। जैसे आपको कहा, मैंने कहा कि इन सोडियम टू सोडियम 1 पॉजिटिव energy released is in sodium to sodium 1 positive, energy released is energy absorbed आएगा, not either ionization and energy absorbed is 450 kilojoule. Find the electron gain enthalpy of sodium 1 positive, यानी
यहां से यहां तक जाते हुए एनर्जी रिलीज कितनी, एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी है 450। अब आपको यहां से यहां पूछा है तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, ऑब्वियसली इसका आंसर आ जाएगा उल्टा -450 किलो जूल। एनर्जी तो उतनी ही है, साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम एक ही प्रोसेस को आगे और पीछे दो साइड लेके जाते हैं, अगली वाली साइड जो एनर्जी होगी पिछली वाली साइड भी वही एनर्जी होगी, फर्क सिर्फ उसका क्या होगा, उसके साइन चेंज होंगे। जितनी एनर्जी आगे एब्जॉर्ब हुई है पीछे उतनी रिलीज होगी, या जितनी आगे रिलीज हुई है पीछे उतनी एब्जॉर्ब होगी। तो यही रिलेशनशिप हमारे पास बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम is equal to ionization enthalpy of its anion। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम, एक एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ठीक, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स अनायन। सिर्फ साइन का चेंज हो, अगर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, बस इतना सा फर्क है। जैसे अगर ये डेल्टा एक्स माइनस में है तो ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव में है। क्लियर? जैसे अगर आपको मैंने बोला कि एफ नेगेटिव से एफ बनने के लिए एनर्जी जो रिलीज हुई है वो -520 किलो जूल हुई है, ठीक, 520 किलो जूल हुई है, मान लो, या पूरी लिख देते हैं 1642 किलो जूल हुई है जी। अब बोला एफ नेगेटिव से एफ बनने में एनर्जी का क्या चेंज होगा, तो बोलोगे प्लस 1642। क्यों? ये इसका उल्टा प्रोसेस हो गया। ठीक, अगर इस साइड को एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है रिलीज, तो इधर से वापस जाते तो एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब। साइन क्या रहेगा, साइन उल्टा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। पहली बात समझ में आ गई बेटा? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। थोड़ी जल्दी लिखा करो ना, ताकि मतलब जल्दी जल्दी से क्लियर हो जाए, किसी को प्रॉब्लम हो तो फटाफट पता चल जाए। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट बात है फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती होगी? The factors on which electron gain enthalpy depends। ठीक है जी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक, देखो बेटा बारी बारी समझेगा। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास होता है साइज। बेटा स्मॉलर इज द साइज, नियर इज द न्यूक्लियस, so electron can be had easily, so energy released will be more। जैसे मैं दो एटम लेता हूं, मान लो एक एटम मेरे पास न्यूक्लियस और ये इसका एटम है, एक ये एटम लेता हूं, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका एटम है। ठीक, अब इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन लेना है बेटे, अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो यहां लेगा लास्ट शेल में, तो यहां न्यूक्लियस के पास होगा ये, तो न्यूक्लियस की इंफ्लुएंस ज्यादा होगी, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। इसको लेना होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर लेना होगा, तो न्यूक्लियस से उसकी दूरी ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कम करेगा, तो ऑब्वियसली ये आसानी से नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होगी, यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यहाँ फोर्स ज्यादा होगी, वहां फोर्स कम होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स बनती है उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी।
ठीक है, यानी हम यहां से ये बोल सकते, साइज के ऊपर अगर हम बात करें तो कहेंगे स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज, मोर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जितना छोटा साइज उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, और मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव, यानी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज्यादा होगी और एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। समझ में आया? यानी जितना साइज छोटा होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ सके, ठीक क्लियर हो सके। हमने छोटे साइज की यहाँ पे बात की है, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूं फिलहाल के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब इसमें से मेरे को बोला कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज in the order of electron affinity, या arrange in the order of more negative electron gain enthalpy, या कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो ऑर्डर लगाना। तो इन तीनों में से छोटा कौन सा होगा? क्लोरीन। ऑटोमेटिकली क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, then that of bromine and then that of iodine. Clear हो गया? Chlorine can take electron more easily than that of bromine, than that of iodine. ठीक। इसी तरह से मान लो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। ये एक पीरियड में है, पीरियड में साइज छोटा होगा तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। समझ में आती है बात कि नहीं? तो जितना साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन लेना उतना इजी होता है। स्मॉलर इज द साइज, मोर इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन। पर आप बोलोगे सर आपने यहाँ फ्लोरीन नहीं लिखा, क्या वजह है? बताएंगे आगे, कोई ऐसी चिंता नहीं कर। ठीक, तो ये अपने पास पहला फैक्टर, जितना साइज छोटा, स्मॉलर इज द साइज, मोर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? उसका सेकंड फैक्टर देखेंगे। सेकंड फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, आफ्टर ऑल बेटा इलेक्ट्रॉन किसको खींचना है? भैया इलेक्ट्रॉन तो किसको खींचना है? न्यूक्लियस को खींचना है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। सो मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है। ठीक, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे इस पे क्वेश्चन बन गया, ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से समझाऊंगा। ठीक, हमें बोल दिया गया कि which of the following is gives electron gain enthalpy of sodium 1 positive and neon respectively। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन दे दिया गया -2870, ठीक, एंड -3236।
30। ठीक है जी। बी ऑप्शन दे दिया गया इसी में -2870, ठीक, और दूसरा दे दिया गया +2870। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ठीक, यहां पे हम ऐसा कर लेते हैं, साइन को छोड़ते हैं, एनर्जी लिख देते हैं, सिर्फ एनर्जी लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा EGH साइन हमें पता है, ठीक, ये हमने ले लिया है। तो ये हमारे पास वैल्यूज है। सी हमें दे दिया गया 3230 और 2870, और डी हमें दे दिया गया इसी में 3230 एंड 3230। ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। ठीक, साइन दिए होंगे तो पता एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, माइनस वाले साइन होने चाहिए। ठीक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाँ नोबल गैस है एक नियोन, तो उसमें पॉजिटिव होगी, चलो वो आगे क्लियर करेंगे, अपन कोई ऐसी बात नहीं है, फिलहाल की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक, तो इसमें हमें ऐसा लगता था ये दोनों का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, इसका भी बेटा हमारे पास कितना है, इसका बेटा हमारे पास 10 है, और इसका इलेक्ट्रॉन भी 10 है। लेकिन मेरे बच्चों यहां पर ये जो वैल्यू होती है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा क्यों है? पॉजिटिव है, इसलिए यहां एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। ठीक, तो हमने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक, ऑफ सोडियम 1 पॉजिटिव, और साथ में अपन ना सोडियम 1 पॉजिटिव के साथ में यहां पे ले लेते हैं कुछ और, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, नियोन की जगह मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, और यहां सारे साइन मान लो नेगेटिव में लगा देते हैं, यानी एनर्जी रिलीज ले ली हमने सारी जगह। अब कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये कुछ चंद वैल्यूज दी है। अब इन दोनों में से मैग्नीशियम और सोडियम 1 पॉजिटिव में से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और सोडियम 1 पॉजिटिव में से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किसका है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लेगा कौन? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा कौन? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बाद में आता है, तो बाद वाली वैल्यू बड़ी और पहले वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, इसलिए आंसर ए आएगा। क्योंकि सोडियम 1 पॉजिटिव का न्यूक्लियर चार्ज कम है, वो कम आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कम एनर्जी रिलीज करेगा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इस वजह से पहला आंसर बड़ा और दूसरा आंसर छोटा होना चाहिए। हमें याद थोड़ी रखना क्या वैल्यूज हैं, हमें तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। ये वैल्यूज हो भी नहीं सकती, वैल्यू कुछ और होती होंगी, ये तो हमने आर्टिफिशियल वैल्यूज ली है यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था यहाँ पर कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ओके, गुड, ऑलमोस्ट सभी का यस आ चुका है, कुछ एक को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3, देखो जी, फैक्टर नंबर 3 हम जो करेंगे यहां पे डिस्कस, ठीक, वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटे, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर ऑलवेज मोर स्टेबल, है ना जी। फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर ऑलवेज मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होता है बेटे, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेगा। तो फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड and half filled are more stable. Fully filled and half filled are more stable. Therefore, their electron affinities are zero.
Electron affinities are 0 and electron gain enthalpies are positive. जो fully filled होते हैं, जो half filled होते हैं, they are quite stable. वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लव फॉर इलेक्ट्रॉन इज 0. और अगर देना है उसको इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. जैसे अगर मैं बोलूं बेरिलियम, मैं कहूं नाइट्रोजन, या मैं कहूं नोबल गैसेस लाइक नियोन. बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2, यानी s वैलेंस शेल वाला, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, दोनों ही हैं. तो ये क्या बन गया? ये बन गया फुली फिल्ड. क्या बन गया? फुली फिल्ड. ठीक है जी. और यहीं पर नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3. ठीक, वैलेंस शेल का बनाओ, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में कितने? p में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स. अभी ये कैसा हो गया? हाफ फिल्ड. हाफ फिल्ड. नियोन, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6. तो यहां 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और p में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन. तो बेटा ये फुली फिल्ड है. तो बच्चे ये फुली फिल्ड है. ठीक है. तो ये फुली फिल्ड, ये हाफ फिल्ड, ये फुली फिल्ड. इन सब की अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज की बात की जाती तो इन सब की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या बोलते? 0. बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0, नाइट्रोजन की 0, और नियोन की, नोबल गैस कोई भी हो, 0. बट अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए तो वो पॉजिटिव, यानी यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी. बोलो बच्चे, समझ में आया ये फैक्टर भी? यू गॉट इट और नॉट? Obviously you must have understood this. Okay, नेक्स्ट बात, चौथा फैक्टर. मैं थोड़ा यहां मिटाऊंगा, मिटा दूंगा बच्चे. एक सेकंड सर, प्लीज वेट. अब फैक्टर नंबर अपन करेंगे 4th की बात. देखो बेटा, फैक्टर नंबर 4th वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस वेरी इंपॉर्टेंट. सर ने यहां फ्लोरीन नहीं लिखा था. अगर मान लो हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी. आप बोल सकते हैं यहां पर मोर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, less easily electron can be taken, less easily electron can be taken. So delta EGH becomes less negative, becomes less negative. अभी ध्यान से समझना. अगर बेटे मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसका ऑर्डर बोला होता
इसका ऑर्डर बोला होता फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका ऑर्डर अगर मैंने बोला होता तो बेटा जी ऑब्वियस सी बात थी कि हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये एक्सपेक्टेड था। बट इसका एक्चुअल ऑर्डर जब देखते हैं तो एक्चुअल ऑर्डर आता है फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन विच इज ग्रेटर देन ब्रोमीन विच इज ग्रेटर देन आयोडीन। यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। वाई? या लेस नेगेटिव देन क्लोरीन बोलो, लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आसानी से लेता है, फ्लोरीन मुश्किल से लेता है, जबकि लेना किसको चाहिए था, फ्लोरीन को। बेटे देखो हम ये जानते थे जितना साइज छोटा होता है उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। पर कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी है ना। अति सर्वत्र वर्जित का मतलब अति हर चीज की बुरी है। ज्यादा खा लोगे ना तो भी खतरनाक है ना, प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन हो जाएगी। ज्यादा पढ़ लोगे ना वो भी खतरनाक, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, इसलिए सब कुछ लिमिट में रहना पड़ता है। फ्लोरीन छोटा है लेकिन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाती हैं। ठीक, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, है ना। फ्लोरीन इज टू स्मॉल, too small. Therefore, on adding electron to fluorine, inter-electronic repulsions come into play. Inter-electronic repulsions comes into play. Repulsions comes into play. ठीक, hence electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine. Hence electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine. कि फ्लोरीन इतना छोटा है कि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लेते हुए रिपल्शन आती है, तो इतनी सारी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता जितना क्लोरीन। हालांकि क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी उतने होते हैं, लेकिन उसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन बहुत पास नहीं आएंगे, इसलिए रिपल्शन कम होगी। सिमिलरली इसी तरह से ऑक्सीजन का अपनी फैमिली में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम नेगेटिव हो जाती है। यानी ऑक्सीजन फैमिली में उस से टेपो ये होना चाहिए था ना भाई, और इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए था ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा। बट एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है, सल्फर इज ग्रेटर देन सिलेनियम इज ग्रेटर देन टेलुनियम। देखो बेटा एक बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लेना देना नॉन मेटल से है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं, तो मेटल को तो डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं पोलोनियम नहीं लिख रहा हूं। ठीक, क्योंकि मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है। अपन सिर्फ कौन किसको देते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली किसको देते हैं, नॉन मेटल को। तो सल्फर ऑप्शन सल्फर सिलेनियम ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, बट एक्चुअल ऑर्डर क्या रहा, सल्फर इज ग्रेटर देन सिलेनियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपनी फैमिली में सबसे कम, अगर पोलोनियम लेना भी पड़े उससे भी कम है। ठीक, बिकॉज ऑक्सीजन का साइज इज टू स्मॉल, ये टू स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का जो फैमिली है, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, ऐसे याद करते हो। और ये हाफ फिल्ड होती है, हमने पढ़ा था हाफ फिल्ड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, पर पता क्या पाया ये कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की पॉजिटिव है पर बाकियों की नेगेटिव है।
यानी बाकी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, पर नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम हो गई, क्योंकि फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं नाइट्रोजन, क्योंकि बहुत स्मॉल होगा, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, वो पॉजिटिव होगा। बाकी फास्फोरस की आर्सेनिक से ज्यादा, आर्सेनिक की बाकी वही ऑर्डर रहेगा। क्लियर हो गया? यानी अपनी फैमिली में से 3, फ्लोरीन, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम, ऑक्सीजन के सल्फर से कम, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम, क्योंकि इन 3 एलिमेंट्स के साइज अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साइज से बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाती है। ये 3 ही है सिर्फ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन इट्स ग्रुप, and nitrogen की electron gain enthalpy is positive, others are negative in its group, only nitrogen is positive. It does not take electron, it has to be given energy for taking electron. क्लियर बच्चे? तो चौथा फैक्टर समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। 4 फैक्टर हमें समझ में आए। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मोर होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज, मोर न्यूक्लियर चार्ज मतलब मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तीसरा, fully filled and half filled are more stable, so their electron affinities are 0, electron gain enthalpies are less negative, or they may be positive, I should say, they may be positive. Or lastly, interelectronic repulsions. Fluorine, oxygen and nitrogen are too small, so their electron gain enthalpies are less than their respective member in the group. तो ये चारों फैक्टर समझ में आ गए? सर जी सर, मुझे भी किसी इमरजेंसी से जाना पड़ा, मैं एक चीज मिस कर लिया, आप रिपीट कर दोगे? अभी कैसे करूंगा रिपीट बेटा? सर कौन सी एक चीज? ही लाइन है सर, समझ नहीं आई थी। बोलो बोलो, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसमें पॉजिटिव हो जाता है, वो कैसे जब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होता है? जो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है, दे आर वेरी स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर वेरी स्टेबल। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो हमें अगर देने इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी देनी पड़ेगी। Mind it, half filled and fully filled are always more stable, so they will not take electrons. If we have to give them electrons, we have to give energy, and therefore they become positive. Clear हो गया दोस्तों? हाँ जी। Now एक खास क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद आगे चलूंगा बेटा। ठीक, खास क्वेश्चन। ठीक, चलो वो खास क्वेश्चन आगे भी डिस्कस करेंगे, पहले अपन पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पढ़ लेंगे। ठीक, फिर वो खास क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक, देखो बेटे, जब हम इधर को चलते हैं, ये क्या होता है? पीरियड। और जब हम इधर को चलते हैं तो ये क्या होता है? ग्रुप। इस साइड जाते हुए एक तो साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। पीरियड में जाते हो साइज क्या होगा? छोटा, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड्स मोर अट्रैक्शन। तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is more negative in a period.
एक पीरियड में जलते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, क्लियर? या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। हाँ, नोबल गैसेस की 0 है, पता चलता है। ठीक है, नोबल गैसेस की 0 है, यानी होना चाहिए ऑर्डर इस तरह का कि अगर यहाँ पे ये है, यहाँ इससे ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, नोबल गैसेस की 0। ठीक है जी। डाउन टू द ग्रुप जाए तो बेटा साइज बढ़ेगा यार, न्यूक्लियर चार्ज भले ही बढ़ेगा पर साइज बहुत बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। तो डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, यानी ये कम होनी चाहिए। एक्चुअल ऑर्डर तो यही रहना चाहिए। ये जर्नल ऑर्डर हो गया कि पीरियड में क्या करेगी, इंक्रीज, ग्रुप में क्या करेगी, डिक्रीज। जैसे मैंने बोला नॉन मेटल्स के लिए है, तो जैसे हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, नाइट्रोजन की कम, क्योंकि तो पीरियड में जा रहे हैं। और डाउन टू द ग्रुप हमने जब बोला तो बेटा इनकी एक्सेप्शन छोड़ के कार्बन, सिलिकॉन एटसेट्रा अगर हम देखें तो कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन की कम, और नीचे जाते हुए कम 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 होती जाएगी। ये जनरल ट्रेंड है। बट बेटा केमिस्ट्री नहीं जब तक उसमें एक्सेप्शंस नहीं है। केमिस्ट्री नहीं होती जब तक उसमें एक्सेप्शन नहीं होती। तो चलिए एक्सेप्शन की बात करते हैं, इसमें एक्सेप्शन क्या होगी, ठीक कौन कौन सी होगी। सबसे पहले एक्सेप्शंस इन द पीरियड पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस इन द पीरियड, एक पीरियड में कौन कौन सी एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन इन द पीरियड, मान लो अपन एक लेते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये एक पीरियड ले लिया बेटा। अब इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखते, अगर इसका आप एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखते तो बोलो फटाफट से एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता। एक्सपेक्टेड ऑर्डर पीरियड में बढ़नी चाहिए थी, तो होना चाहिए था दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। ऑर्डर कैसा है ध्यान दीजिएगा बेटा जी। बोरोन की कम, लेस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस और लेस नेगेटिव। ठीक है जी। कार्बन की उससे ज्यादा जो कि होनी चाहिए, नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की कम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो 0 होती है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी पॉजिटिव होती है, यानी कम आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है। उसके बाद ऑक्सीजन की ज्यादा, फ्लोरीन की और ज्यादा, और नियोन की बिल्कुल ही 0। ठीक, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी इसकी, पॉजिटिव, ऐसे वाला ऑर्डर। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन इज zero, and electron gain enthalpy is basically seen as electron gain enthalpy is you can say more positive. ठीक, वैसे तो मैं बता देता हूँ फुली फिल्ड हाफ फिल्ड का कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ ये है कि अगला इलेक्ट्रॉन आते हैं रिपल्शन बढ़ती है, बट एनी हाउ आप फुली फिल्ड हाफ फिल्ड समझ के चले, अभी के लिए यही बात है। ठीक, क्लियर हो गया ये कि हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। ये एक्सेप्शन इन अ पीरियड हो गई हमारे को, ये आसानी से समझ में आती है। अब रहेगा ग्रुप में, एक्सेप्शंस इन ग्रुप, एक्सेप्शंस इन अ ग्रुप। देखो जी, हमने अभी पढ़ लिया था
फ्लोरीन की क्लोरीन से कम, ऑक्सीजन की सल्फर से कम, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम, ऑक्सीजन की तो अपनी फैमिली में सबसे कम। और इनका रीजन भी हमें समझ में आ गया था ऑलरेडी। इन तीनों का रीजन क्या था भाई? इन तीनों का रीजन था टू स्मॉल साइज। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन आते हुए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है बेटा। और इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन क्लोरीन, व्हिच इज लेस देन ऑक्सीजन की, लेस देन सल्फर, नाइट्रोजन की लेस देन फास्फोरस। बोलो बेटा ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी करो जल्दी। ओके, अब एक स्पेशल क्वेश्चन देखना है यहां पर, ठीक? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, मिटा दूं? नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, ठीक? जो तुम्हें कोई बताएगा, बेवला ही बताएगा, कोई समझाएगा नहीं उसको, सिर्फ बताएगा, ठीक? ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था किस समय, जिसको आज नीट बोलते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन देखिएगा, आपको कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इज इनकरेक्ट, ट्रेंड इज इनकरेक्ट, गलत है। ए दिया गया था फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन, और इसके आगे लिखा गया था ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर, ठीक है जी? जो बी दिया गया था, बोला फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक? इसके आगे लिखा गया था आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक? सी दिया गया था फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन, इसके आगे लिखा गया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक? और डी ऑप्शन दिया गया था फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन, इसके आगे लिखा गया था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब जब ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल बन गया, लोगों ने बोला इसके दो आंसर है। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये करेक्ट ऑर्डर था, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन की आयोडीन की ज्यादा, ये आगे पढ़ेंगे कभी भी आएगा, ये करेक्ट था। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज ही करती, ये भी करेक्ट था, ठीक है जी? ये भी करेक्ट था, ये दोनों करेक्ट ऑर्डर थे। लेकिन बोला कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लेस देन क्लोरीन, बोला ये गलत है। और मजे की बात ये थी कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो लेस देन क्लोरीन, तो बोला ये भी गलत है। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, तो ये भी गलत है। क्यों लेस है वो मैं समझा देता हूं। क्या है कि देखो ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, दोनों छोटे छोटे हैं, और फ्लोरीन क्या से 1 2 3 4 5 6 7, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह इस फ्लोरीन में भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन भी ऐसा ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। बट बेटे फ्लोरीन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ये फ्लोरीन है और ये छोटे हैं। ठीक है, जबकि क्लोरीन बड़े बड़े होते हैं। ये शेयर भी बता रहा हूं साथ में, ये दोनों में बॉन्ड बने हैं। अब होगा क्या, ये छोटे होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पास पास आ जाते हैं, तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। इसके लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, जबकि ये एक दूसरे से दूर होते हैं, लेस रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इसके लिए एनर्जी हमें थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक, तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लगाएंगे ना यहाँ पर, तो बेटा क्लोरीन की ज्यादा होगी देन फ्लोरीन। यानी ये तो गलत था ही, ये तो श्योर था ही। लोगों ने बोला ये भी गलत है। जैसे अभी सर ने पढ़ाया ना कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन। बट माइंड इट बेटा, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ध्यान में देना कि F2 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F2 is greater than electron gain enthalpy of Cl2. ठीक, whereas electron gain enthalpy of fluorine is less than electron gain enthalpy of chlorine. बेटा ये कौन सी स्टेट में है? मॉलिक्यूलर स्टेट में। और ये कैसे? एटॉमिक स्टेट में। दोनों अलग हैं। ऐसा क्यों है तो ये भी समझ लेते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में F2 लिखा होगा तो F2 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन अगर F लिखा होगा तो उसकी कम होगी। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन, एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to isolated gaseous atom, अलग से। तो अगर F2 को इलेक्ट्रॉन लेना है तो पहले उसको टूटना होगा, टूट के F बनना होगा। और क्योंकि मेरे को एक ही F बनाना है तो मैंने इसका हाफ मोल लिया, तो यहां पे बॉन्ड एनर्जी लगी किसके लिए? हाफ मोल के लिए बॉन्ड एनर्जी लगी, तो हाफ बॉन्ड एनर्जी का यूज हुआ यहां पर। ठीक है जी। और फिर इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेके F नेगेटिव बनाया होगा, यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी। सिमिलरली यहां क्लोरीन पहले लिया होगा, क्लोरीन को पहले तोड़ के सिंगल क्लोरीन बनाया होगा, यहां पे बॉन्ड एनर्जी लगी होगी और फिर Cl नेगेटिव बनाया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पे लगी। हमने ये तो पढ़ा है कि ये लेस नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है, ये पढ़ा है हमने कि क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ये पढ़ा है हमने। ठीक, लेकिन बेटा बॉन्ड तोड़ना फ्लोरीन का इजी है, तो फ्लोरीन का बॉन्ड इजीली टूटेगा, उसमें एनर्जी नीड इज लेस, एनर्जी नीड इज लेस। और यहां क्लोरीन से इसको बनाने में एनर्जी रिलीज इज मोर, एनर्जी नीड इज मोर। ठीक, तो नेट में इन दो प्रोसेस में पहले फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ के F बनाओ, फिर इलेक्ट्रॉन दो। इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास इस फ्लोरीन के लिए एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, नेट एनर्जी रिलीज इज मोर, यानी F2 से अगर F नेगेटिव बनाना है, अगर दूसरे स्टेप में एनर्जी रिलीज कम है तो पहले स्टेप में एब्जॉर्ब भी कम है, तो नेट में फ्लोरीन F2 से फ्लोरीन बनाने में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी,
क्लोरीन में अगर यहाँ एनर्जी रिलीज ज्यादा थी तो पहले एब्जॉर्ब भी ज्यादा थी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा थी। ठीक, तो बेटा आप ये बोलोगे अगर हमारे पास एटॉमिक स्टेट है तो ये लास्ट का ही प्रोसेस है, ऊपर वाला नहीं है, बॉन्ड नहीं तोड़ना है, तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है इसलिए एनर्जी रिलीज कम हो। लेकिन अगर मेरे पास F2 है तो प्रोसेस दो पार्ट्स में जाएगा, पहले बॉन्ड तोड़ेगा और फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेते फ्लोरीन अगर कम एनर्जी रिलीज करता है तो उसका बॉन्ड तोड़ते एनर्जी चाहिए भी कम, तो नेट में इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज ज्यादा और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कम होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F2 is greater than electron gain enthalpy of Cl2, whereas electron gain enthalpy of fluorine is less than atomic fluorine. बोलो समझ में आया बेटा? सर yes or no? Very quickly. सर हाँ जी सर, एक बार वो जो आपने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाया फ्लोरीन का, उधर आपने क्या एक्सप्लेन करा था, वो समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पे मैंने बोला है बहुत पास पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। अच्छा, तभी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसकी। हाँ जी, ओके। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 99% लोग गलत करते हैं इसको, क्योंकि जब ये आया तब भी इंडिया में आधे लोगों ने यही बोला था कि भैया ये क्वेश्चन सीबीएसई में गलत है। गलत कुछ नहीं था, लोगों की नॉलेज ही नहीं थी। तो अभी हमें ये तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और हमें फैक्टर समझ में आ गए, हमें एक्सेप्शन समझ में आ गई। अब हम डिस्कस ये करते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह का आएगा। ठीक, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वी कैन गेट ऑन दिस पर्टिकुलर, ठीक, किस तरह का क्वेश्चन हम पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी। बेटा इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आएगा। ठीक, बाकी तो चलो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक, आपको ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं सारी के सारे नोट, सारी के सारी असाइनमेंट्स। ठीक, आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं और जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक, लेकिन इस पे जो कंपटीशन का क्वेश्चन आएगा वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। हमारे पास कुछ एक एलिमेंट दे दिए, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिया एलिमेंट ए, एक दिया बी, एक दिया सी, एक दिया डी और एक दिया ई। यहां हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, यहां हमें सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, यहां हमें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है और यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। ये 520 है, ये 3360 है और ये 4390 है। ठीक है जी, और यहां पे -68 दे रखा है। ठीक, अगला डाटा यहां पे देखें तो पहली वैल्यू 926 है। ठीक, दूसरी वैल्यू 1760 है, तीसरी वैल्यू 3770 है। ठीक, और ये वैल्यू -17 है। ठीक है जी, आगे देखिए, ये वैल्यू 1213 है। ठीक है जी, फिर ये 2425 है। ठीक, और यहां ये 4340 है और ये वैल्यू -242 है। ठीक, या 342 है, -342। ये वैल्यू 1642 यानी 1642 है। ठीक, ये वैल्यू 4325 है,
ये वैल्यू 50 ज्यादा हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, 32 60 है, ये 45 70 है, और ये वैल्यू 252 242 252 है। यहां पे ये वैल्यू 2370 है, अगली वैल्यू 3740 है, उससे अगली वैल्यू 4540 है, और ये वैल्यू +18 है। ठीक है जी, +108 कर देते हैं। ठीक, ये डाटा गिवन है और हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पे कहा मोस्ट, सर आपका माइक बंद हो गया। कौन सा है, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल के बाद मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है इसमें। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमें दे दिया गया, हमें पूछा गया इसमें नोबल गैस कौन सी है। नोबल गैस कौन सी है। चौथा क्वेश्चन दे दिया गया कि इसमें हमें ये बोल दिया गया कि लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बताओ। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बताओ। ठीक, और पांचवा क्वेश्चन हमें दे दिया गया, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड with A and chlorine, B and fluorine, A and oxygen। ठीक, चलो जी, अब इस डाटा इंटरप्रिटेशन को करेंगे, ध्यान दें। देखो बेटा, इसको करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, हम ये देख लेंगे इसमें मेटल कौन, नॉन मेटल कौन और नोबल गैस। मेटल की पहचान होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी से। मैंने आपको बताया था जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस देन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 होती है, वो मेटल होता है। तो यानी ए और बी, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस देन 1000 है, तो बेटा ये भी नॉन मेटल है। और बच्चे ये भी सॉरी मेटल है, और ये भी मेटल है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1000 से नीचे है। अगर 1000 से ऊपर हो तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख ली। नॉन मेटल देखते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव हो, ज्यादा नेगेटिव हो, वो नॉन मेटल होगा, वो नॉन मेटल होगा। जैसे सी और डी की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1000 से ज्यादा थी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है और बहुत ज्यादा नेगेटिव में है, तो ये भी नॉन मेटल हो गया सी, और ये भी नॉन मेटल हो गया। ये हमने बांट लिया, मेटल कौन, नॉन मेटल। और किसी चीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा 2000 से ऊपर हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में हो, तो वो नोबल गैस है भाई। ना इलेक्ट्रॉन देती ना इलेक्ट्रॉन लेती। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो, तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे केस में वो नोबल गैस हो। तो एक बात क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर तो हमें मिल गया, नोबल गैस कौन सी है, ई। नोबल गैस कौन सी है, ई। ई इज द नोबल गैस। ई हमारे पास नोबल गैस है। क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया है। तो ई नोबल गैस हो गई, ये पहली बात हो गई। ठीक है, अब आ जाओ बाकी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मेटल ये दो है,
अब उनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगी, लीस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक। और वो सबसे कम किसकी है? ए की। इसलिए इसका आंसर आ गया ए। इसका आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है बच्चे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमने ए दे दिया, क्योंकि लीस्ट आयनाइज, पहले तो मेटल देखा, मेटल ये दो थे, उसमें से लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ए की थी, तो ए आंसर। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ये थे, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखी जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी ज्यादा नेगेटिव हो, जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता हो, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है? सी। इसलिए मोस्ट रिएक्टिव में आएगा मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखनी है, और वो किसकी है? सी की। इसलिए आंसर सी होगा। नोबल गैस ई हो गई, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में, और 99.9% टीचर गलत करवाते हैं, बुक्स में गलत आंसर दिया होता है। लोग क्या कहते हैं कि भी इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि दो नॉन मेटल थे, ठीक, एक अगर रिएक्टिव है दूसरा लेस रिएक्टिव है, तो आंसर डी होना चाहिए। पर वो भूल जाते हैं कि नोबल गैस भी तो नॉन मेटल है ना, कोई नोबल गैस कुछ और थोड़ी है, नॉन मेटल ही तो होता है। इसलिए इसका आंसर एक्चुअली ई होना चाहिए, जबकि बहुत सारी बुक्स इसका आंसर डी दे देती हैं, कहती हैं ये दो नॉन मेटल हैं, ये लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और वो। सर आप म्यूट हो गए। सर आपका माइक ऑन नहीं है। नोबल गैस अगर नॉन मेटल, तो ऑटोमेटिक सी बात ये है कि लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, तो आपने गलती नहीं कर। अब रही बात ये, तो इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें वैलेंसी देखनी है ए की। वैलेंसी पिछली बार सिखाई थी, आप देखोगे हाईएस्ट जंप कहां आया, यहां से यहां हमारे पास क्या आया? हाईएस्ट जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें लगभग 2800 का जंप है, जबकि इसमें सिर्फ 1000 का। तो इससे पहले के इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते, उसके पहले, उसके बाद के नहीं, यानी वैलेंसी ऑफ ए इज 1। और क्लोरीन की वैलेंसी तो वैसे ही जानते हो 1 होती है, ठीक। यहाँ करो, अब अपना समझ में आई? कार्तिक माइक बंद करो अपना। एक बार समझा करो बात को, सारी क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। अब हमारे पास ये हो गया, इसकी वैलेंसी 1 क्यों आई? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा था, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया जा सकता था, तो इसकी वैलेंसी 1 रहेगी, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा? ए से। अब रही बात बी, अब बात करेंगे बी की। तो बी में फर्स्ट और सेकंड में फर्क कितना है? 800 का, लेकिन सेकंड और थर्ड में कितना है? 2000 का। तो बेटा जी यहां पे हमारे पास जंप सबसे ज्यादा है। अगर सबसे बड़ा जंप इसमें है, तो ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो बी की वैलेंसी 2, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला आ गया? BF2। पहला फॉर्मूला था ACl, दूसरा BF2। अब रही बात, ए की वैलेंसी तो पहले निकाल ली है 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या फॉर्मूला बन गया? A2O। ऐसे फॉर्मूला बना लेंगे। ये पिछली बार भी सिखाया था मैंने, वैलेंसी निकालना आयनाइजेशन एंथैल्पी में सिखाया था ना, कि जहां सबसे बड़ा जंप होता है उससे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, और वो वैलेंसी होती है हमारे पास। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया? सारी डाटा इंटरप्रिटेशन समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा